हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि संख्याएं जो है उनको अंकों की मदद से किस प्रकार लिखा जाता है या फिर किस प्रकार अंकों की मदद से उनको पहचाना जाता है। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार से होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन संख्याओं का तो आपने नाम सुना होगा, संख्याओं के प्रकार के, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हो गई, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सारी सारी आदि जो संख्याएं हैं इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुने हैं तो एक बार चलिए आपको हम सुना भी देते हैं और समझा भी देते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक बार संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले उनके नाम के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। जैसे पहला क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा क्या है, पूर्ण संख्याएं, तीसरा क्या है, पूर्णांक, अगला क्या है, परिमेय संख्याएं, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, दशमलव संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्या। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। जो आपके सबसे पहली संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन आप लोग जब गिनती करते हैं तो गिनती की शुरुआत जिनसे होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी सारी जो संख्या होती हैं, कहाँ तक चली जाएं, जितना आप गिन सको। तो ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये इनको अगर संख्या रेखा पर दर्शाना हो, ये क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो ये 1 से शुरू होकर के और आप गिनते गिनते जहां तक जा सकें, आप अनंत तक गिनते हुए जा सकते हैं, तो ये संख्याएं अनंत तक मिलेंगी आपको। तो यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनको हम बोल सकते हैं कि 1 से अनंत तक सभी जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, आपको एक फार्मूला रटना है कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। जैसे कि आपको बोलते हैं हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या बोलते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप क्या करेंगे, n बराबर आपका कितना है, 10 है ना, तो इनका योग क्या आएगा, आपका योग आएगा 10 गुणे 10 प्लस 1 और बटा 2, या फिर क्या कर देंगे आप, हो जाएगा 10 गुणे 11 बटा 2। ये कितना आया, 2 इंटू 2 2 5 जा 10 और 5 11 जा 55। यानी कि आपका जो 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ेंगे तो उनका योग 50 आने वाला है। चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, आप इनको जोड़ेंगे तो भी इनका रिजल्ट कितना आएगा, आपका 55 आएगा। जैसे देखिए 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55, तो इनका भी योग कितना आया, 55 ही आया। तो बच्चों, इसके लिए आपको ये फार्मूला रट के रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2। इसके बाद अगली संख्या क्या है, वो है पूर्ण संख्याएं। बच्चों, जो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, ये 1 से शुरू होकर के अनंत तक आ रही थी। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसमें अगर हम 0 जोड़ दें, यानी कि 0 से शुरू होकर के अगर ये अनंत तक जा रही हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये शुरू कहाँ से होती है, संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं, इनको 0 से शुरू करा करके और अनंत तक इसको लेके चले जा सकते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, अपरिभाषित। और अपरिभाषित को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं शॉर्टकट में अपनी भाषा में, अनंत भी बोल देते हैं। वैसे ये अनंत नहीं है लेकिन बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कभी अंत नहीं होता, इसको कभी परिभाषित ही नहीं किया गया हो, ऐसी संख्या होती हैं। अब बच्चों, एक सोचने वाली बात यह है कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या देखिए, जानते, जब 1 से शुरू हो जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये आपके पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं। क्यों, क्योंकि 0 आपकी पूर्ण प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, और आपका एक पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसका देखिए अगला हम लोगों का क्या है, इंटीजर्स, जिनको पूर्णांक बोलते हैं। इनको दर्शाते कैसे हैं,
हम पूर्णांक को दर्शा देते हैं i से इंटीजर के लिए, और कभी कभी इसको हम z से दर्शा देते हैं। जैसे आपको दो चीज़ बताना भूल गए कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी उनको n से दर्शाते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनको w से, यानी पूर्ण संख्या को w से इसलिए क्योंकि ये होल नंबर्स होती हैं और ये प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब ये पूर्णांक को सीधी सीधी अपनी भाषा में समझिए तो जिनके अंक पूरे हों वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। जैसे 1, 2, 4, 6 ये सारे अंक पूरे हैं ना, कहीं 3.5 तो है नहीं, ये आपका पूर्णांक नहीं है, बाकी ये सारी संख्याएं पूर्णांक हैं। अब वो चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ऋणात्मक मतलब उनके आगे ऋण चिन्ह लगाओ, 0 से छोटी होती हैं, ये ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो ये देखिए आपकी ये संख्या माइनस के अनंत से या फिर इनफाइनाइट से लेकर के आप गिनती करते हुए चाहे जहां तक चले जाइए, जैसे बस उनके अंक पूरे होने चाहिए। तो ये को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, जैसे यहाँ पर 0 है, इससे छोटी जितनी भी हैं वो ऋणात्मक संख्या हैं, और उनको हम दिखाएंगे -1, -2, -3, मतलब संख्याएं तो बढ़ती जाएंगी लेकिन उनके आगे माइनस लग जाएगा। तो जितनी बड़ी संख्या होगी उसके अगर ऋण चिन्ह लगा तो वो संख्या उतनी ही छोटी होगी, और ऋण चिन्ह नहीं है तो जितनी बड़ी संख्या वो तो बड़ी संख्या है ही। यानी कि ये संख्याएं माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं, और ये क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। इसका देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि -12 बड़ा कि 4 बड़ा, तो देखने में तो इसके जो डिजिट्स हैं, ये जो इसके मतलब जो अंकों से बनने वाली जो संख्या वास्तव में तो मतलब अगर इसका हम परिमाण देख लें तो ये 12 4 से बड़ा है, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। यानी कि आप ये संख्या रेखा पर जो दाईं तरफ जो संख्या है वो अपनी बाईं तरफ सभी संख्याओं से छोटी है। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि मतलब जो संख्याएं होती हैं वो मतलब पूर्णांक होते हैं, वो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक संख्या होती हैं, और जो दाईं तरफ होती हैं वो धनात्मक संख्या होती हैं। तो बच्चों ये धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, यानी कि ये जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं 0 में जोड़ने पर बनी हुई है ना। जैसे मान लो 0 में हम 5 जोड़ दें तो कितना होगा, 5 होगा ना। 0 में हम 9 जोड़ दें तो ये कितना होगा, 9 होगा। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जो 0 से बड़ी हों वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, या फिर जो पूर्णांक हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इनको हम देखेंगे कैसे, इनको हम +5, +6, +7 ही लिख सकते हैं, लेकिन ये धनात्मक है तो इन जनरल इनको हम इसको प्लस साइन इनके आगे नहीं लिखते हैं। अब देखिए जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी वही होती हैं जो हमारा पूर्णांक मतलब कि 0 है, इसके दाएं तरफ तो धनात्मक थे उनको तो हमने देखा। जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं, -1, -2, -3 ऐसे आप करते हैं माइनस के इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं ऋणात्मक क्यों होती हैं, क्योंकि इनको 0 में से ऋण किया जाता है। जैसे कि 0 में से घटा दो, मान लो दे दिया आपको 0 से आप 6 घटा लो तो कितना होगा, ये होगा आपका -6। तो ये कितना होगा, मान लो हम 0 में से 7 घटाएं तो -7 आएगा। 0 में से जितना कम करेंगे उतना ही ऋणात्मक में आने वाला है उसका हमारा उत्तर, इसलिए इन संख्याओं को हम ऋणात्मक संख्याएं भी बोल देते हैं। जैसे कि देखिए अब एक बड़ी बात ये है कि जितनी बड़ी संख्या मान लो हमारी 12 है तो ये 0 से जितनी कम होगी उतना ही उसके आगे माइनस लग जाएगा। अब चाहे जितनी बड़ी हो अगर वो माइनस लगा यानी कि वो 0 से उतनी ही छोटी है। इसलिए हम कभी भी संख्याओं को जो है उनको देख करके उनकी केवल जो उनके कैरेक्टर्स हैं जो उनके डिजिट्स हैं उनको देख करके ना बता दें कि ये संख्या बड़ी है, और ना हम धोखा खा जाएंगे। अब अगर संख्या ऐसे हो 12 और 13 तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, वास्तव में 13 है। लेकिन अगर हम बोल दें 12 और -13 तो इसमें तो बहुत बड़ी संख्या है ना 12 सापेक्ष इसके 13 की, क्योंकि -13 जो है ये 0 से 13 छोटी और ये 12 जो है 0 से 12 बड़ी, तो यानी दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 25 का आ जाएगा ना। तो इस प्रकार बच्चों आपको धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद देखिए एक नोट आपको दे रहे हैं कि जो 0 है, 0 जो बीच वाला है इन दोनों के, वो कैसी संख्या है, तो ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हमारी अगली जो संख्या है वो है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, और इनको किससे दिखा देते हैं, क्यू से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से। तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, सीधी भाषा में भिन्नों के रूप में लिख सकें। मान लो दीजिए 8/9, जहाँ पर क्या है कि P और Q यानी ये जो ऊपर और नीचे वाली जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या हैं, दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हों तथा Q जो हो 0 के बराबर ना हो।
यानी कि आपके जो ये भिन्न के रूप में आप लिख रहे हो, इनको इस प्रकार से लिखा जा सके कि ये दोनों ऊपर जो और नीचे जो अंश और हर हैं इसके, ये दोनों के दोनों पूर्णांक हों, कैसे हों, सहअभाज्य हों। और इसके अलावा जो क्यू यानी जो नीचे वाला हर है ये 0 के बराबर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा, मान लो किसी संख्या को हम 0 से भाग दें तो इसका आंसर कितना आता है? नॉट डिफाइन होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। तो यानी किसी भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि ये सहअभाज्य हो या ना हो। सहअभाज्य नहीं है तो उनको हम काट पीट करके या फिर सरलीकृत करके हम सहअभाज्य बना सकते हैं। तो ये देखिए 8 बताइए आप परिमेय संख्या है कि नहीं? हम तो कहेंगे कि है, क्योंकि 8/1 इसको लिख सकते हैं ना। 9 परिमेय संख्या है कि नहीं? 9 भी है, 9/1। यानी कोई भी संख्या जिसको हम लिख सकें p/q में, यानी भिन्न के रूप में उसको लिख सकें, उसके भिन्नात्मक रूप में, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया 5/6, माइनस के 3/8 और 12/7। अब चाहे जो पूर्णांक हैं ये धनात्मक हों या ऋणात्मक हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो p/q के रूप में। और दो ही कंडीशन है हमारे पास, p/q के रूप में हो और दोनों के दोनों पूर्णांक हों, और इसके अलावा जो उसका नीचे वाला है हर है वो 0 के बराबर ना हो, तो परिमेय संख्या के रूप उसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। अगली संख्या क्या है? इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा ही ना जा सके, ठीक ना। जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई का तो हमें एग्जैक्ट मान पता ही नहीं है, ये कभी समाप्ति नहीं होती है। √2 का भी हमें एग्जैक्ट मान नहीं पता है, √5 भी अपरिमेय ही है। इसके अलावा इसको देखिए 0.3 0.03, मतलब दशमलव क्या है? 0.3 0.03 0.003, और ये इसका मतलब क्या है कि ये हर बार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये आगे भी ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला है। तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, आप इन सब कुछ संख्याएं ऐसी यानी जिनसे आप अच्छे से फैमिलियर होंगे, जैसे कि सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब 2 से कट जाएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? ये सम संख्याएं हैं। इनका अंतिम अंक आपको पहचानना है उनको, तो क्या है? 2 4 6 8 या फिर 0, इनमें से कोई भी आखिरी अंक है तो वो सम संख्या है। मतलब कि आखिरी अंक अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कटेगी और वो सम संख्या कराएगी। जैसे देखिए 4 2 0 8 6 4 2 0 और 8 6 2, ये सब जो है इनकी आखिरी संख्याएं हैं। बच्चों ये देखिए इनके अलावा जो ये योग होता है ना इनका, जैसे अभी हम देखें प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है ना। ऐसे ही जो प्रथम n सम संख्याएं होती हैं इनका योग क्या होता है? n × n+1, या फिर कोई संख्या हो, मतलब कितनी भी संख्या दी हुई हो उनकी ठीक अगली संख्या ढूंढ लो और उसका उसी संख्या से गुणा कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसे बोलते हैं हम आपको प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? n हमारा आएगा 10, तो यानी कि 10 × 10 + 1, यानी ये पहले जोड़ लेंगे हम, ब्रैकेट में रहेगा, तो 10 × 11 बराबर 110 आने वाला है। और आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, तो ऐसे आप जोड़ के देखो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस, यहाँ मत सोच लेना कि हाँ 10 तक पहुँच गया तो 10 हो गई, नहीं, 1 2 3 4 5 ही हुए हैं ना, 12 14 16 18 20। अब गिनिए, अभी जाकर के ये 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनको जोड़िए जरा। 20 2 और 18 20, 16 और 4 20, 14 और 6 20, 12 8 20, कितनी हुई? कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5, 20 पंचे 100, और ये बीच में एक बच गया 10, तो 100 और 10 110, इनका योग आ गया ना। तो ऐसे ही आपको कभी भी अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो आपको इस फार्मूले का यूज कर लेना है। इसके बाद अगली संख्या देखिए क्या है? विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या थी? जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हो। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम 2 भागों में ना बांट सकें। सीधी बात, सम संख्या का उल्टा विषम संख्या होती है। जैसे ऐसी संख्याएं जिनको जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, जिनको 2 भागों में बांटा ही ना जा सके, इन्हें 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष जरूर बच जाता है। ठीक, जब पूर्णतः विभक्त नहीं होंगी तो शेष तो बचना ही तय है। इनका अंतिम अंक क्या होता है? 1 3 5 7 अथवा 9, यानी ये जो अंक हैं ये विषम अंक हैं, और ये किसी भी संख्या के आखिरी में आ जाएं तो वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्या होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 27 29 31 33 35 37 39 41, जितनी भी गिन सको
बस वो 2 से न कटें तो वो विषम संख्याएं होंगी, और वो 2 से कट गई तो वो फिर सम संख्या होती है। तो हमें यहाँ पर विषम संख्याएं पढ़ना है। तो विषम संख्या क्या होती है? जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 अथवा 9 हो। अब देखिए, जो विषम संख्याओं का योग होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? n²। यानी कि आपको मिल गई ना, प्राकृतिक संख्याओं का क्या था? प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था कि n × n+1/2। सम संख्याओं का योग क्या है आपका कि n × n+1, और फिर विषम संख्याओं का योग क्या आ गया आपका? ये हो गया n²। इन तीनों को बच्चों आपको ध्यान से रट लेना है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं अगली उसमें, लेकिन इससे पहले आपको वो बात ध्यान रखना, इसका भी एक एग्जाम्पल करना है। जैसे कि मान लो आपको दे दिया प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 7 विषम n हमारा मिल जाएगा 7, और इनका योग क्या होगा? n² यानी कि 7² बराबर 49 आएगा ना। न भरोसा हो तो आप जोड़ के देख लो, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस हो गया ना 7? नहीं हुआ, कितना हुआ? 1, 2, 3 और अभी 4 ही हुआ ना, तो अभी और जोड़ो, 9 + 11 + 13, अभी कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी जाकर के टोटल हुए 7 संख्या। तो इनको जोड़ो जरा, 13, 1, 14, 11, 3, 14, 9, 5, 14, यानी 14 × 42 और 7 49। इनका योग कितना आ गया? 49 आ गया ना। चलिए अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या है हमारी? भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या, जिनको क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्याएं, या फिर इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। अब ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य, जो कि भाज्य ही ना हो। तो सीधी बात, ऐसी संख्याएं जो एक व खुद के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भाज्य ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया इसमें 2, 3, 5, 7, ये सारी जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का क्या मतलब होता है? जो किसी से भाज्य ना हो। जैसे आपको दे दिया 7, तो 7 को देखिए, ये किसी के पहाड़े में आ रहा है क्या? एक और खुद के अलावा, 1 7 7 या फिर 7 एकम 7, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है ना, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि मतलब जो खुद और एक के अलावा किसी से भाज्य ना हो, किसी के पहाड़े में ही ना है। इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो यानी कि ये सिर्फ 2 ही संख्याओं से कट सकते हैं। पहला कौन? 1, और दूसरा ये खुद, तो ये इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इनको बोल सकते हैं ना कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं है, 27 तो 3 से भी करता है, 9 से भी करता है ना, तो 29, 31, 37, 41, 43, 47 वो जो भी हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए, ये जो हमारे लिए 2 है ना अभाज्य संख्याओं में, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इकलौती सम संख्या है जो कि अभाज्य है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, सबसे छोटी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, यही इकलौती सम संख्या जो कि अभाज्य है। इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी कि सीधी सी भाषा में, अपनी भाषा में समझ लो तो जो किसी न किसी से कट जाए, एक और खुद के अलावा भी तीसरी से किसी से कटे, यानी एक और खुद के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या के पहाड़े में आ जाए, तो ये भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्यों होते हैं? मान लो जैसे दीदी आपको 18 देखिए भाज्य है कि नहीं, 3 6 18, 1 और 18 के अलावा 3 के भी पहाड़े में आ रहा है ना, 6 में भी आ रहा है ना, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? जरा देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 2 9 18 कटेगा, 3 6 18, फिर 6 3 18, 9 2 18 और फिर 18 1 18। ये किन से इतने लोगों के पहाड़े में आ रहा है ना। 1 और 18 को छोड़े फिर बाकी भी अन्य संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है या फिर उनसे विभक्त हो रहा है, तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। अब देखिए इसके कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4 5 6, इनके 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड होंगे तभी भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ देखिए 3 से अधिक है ना, मतलब 3 हो जाए तो भी भाज्य है। जैसे कि मान लो आपको दे दिया, क्या दे दे 4। अब 4 को देखिए, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से कटेगी, कम से कम 3 है ना, कम से कम 3 गुणनखंड है ना, तो ये भाज्य संख्या है। इसके बाद देखिए, 1 जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका केवल 1 ही गुणनखंड है। देखिए हमारी अगली संख्या कौन सी है? सह अभाज्य संख्या, जिनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ये क्या होती है? मतलब ऐसी संख्याओं का युग्म जो अभाज्य हो या ना हो, लेकिन वो दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो केवल 1 हो, सहभाज्य संख्या कहें। जैसे मतलब 2 संख्याएं दी हुई, मान लो दे दिया आपको 16 और 25, ये देखिए दोनों क्या हैं? अभाज्य हैं कि भाज्य हैं? हमें नहीं पता ना, ये तो दोनों भाज्य दिख रहे हैं क्योंकि 4 चौके 16, 8 दूनी 16, ये 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है ना, तो दोनों के दोनों भाज्य हैं। लेकिन इनमें कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो कि
इन दोनों को काट सके सिवाय एक, जैसे एक से कट जाएंगी, इसके बाद देखिए ये अगर 2 से कट रहा है तो ये 2 से नहीं कट रहा है, ये 4 से, ये भी 4 से नहीं, ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से नहीं कट रहा है ना, यानी दोनों में ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कि इन दोनों को ही एक साथ विभक्त कर सके। जैसे देखिए हम ले लिए 13 और 14, तो 13 तो अभाज्य है, तो ये तो एक से ही कटेगा, लेकिन ये कट जाए तो अगर एक अभाज्य तो दूसरी संख्या चाहे जो भी हो तो ये तो अभाज्य होनी ही होनी है। लेकिन जब दोनों संख्याएं भाज्य हों फिर भी, जैसे आपको देखिए 16 और 9, तो 16 और 9 को देखिए आप, 16 जो है ये आपका 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और ये आपका जो 9 है ये 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, 1 से कटेगी, ये 16 से भी, 2 से, 4 से, 8 से, 1 से। लेकिन एक के अलावा इन दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि दोनों को काट रहा हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको दे दें हम 30 दे दें और क्या दे दें, और दे दें 14 तो कटेगा जी, 13, ये दोनों संख्याओं में एक भाज्य है तो दूसरी पक्का है कि दूसरे का जो भी युग्म आएगा, एक अभाज्य है तो फिर उसकी जो युग्म होगा वो अभाज्य होनी ही होनी है। इसके बाद आपको जानना है 2 और भिन्न प्रकार की संख्याएं, क्या? अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है? ये प्रीसीडिंग नहीं सक्सीडिंग होता है, सॉरी। तो ये जो सक्सीडिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या से ठीक उसकी अगली संख्या जो होती है ना, वो उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे कि मान लो आपको बोलते हैं 25 की अनुवर्ती क्या आएगी? 26 आएगी। 59 की, अब देखिए जो अनुवर्ती संख्या होती है इसको हम कभी कभी उत्तरवर्ती संख्या बोल देते हैं और कभी कभी बोल देते हैं परवर्ती संख्या, लेकिन बात तो एक ही है ना। तो जैसे 25 की अनुवर्ती संख्या कितनी? 26 ही है ना। तो 59 की अनुवर्ती संख्या या फिर उत्तरवर्ती क्या होगी? इसकी ठीक अगली, यानी उसमें आप एक जोड़ दीजिए तो वो उसकी अगली संख्या मिल जाएगी और वही उसकी उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे 59 की कितनी आएगी? 60 आएगी ना। 84 की परवर्ती कितनी आएगी? 85 आएगी। ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए कि 19 की उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती क्या होगी, तो इसकी अगली संख्या क्या होती है? 20 होती है ना। तो यानी कि इनकी जो उत्तरवर्ती होती है वो क्या होती है? ठीक अगली संख्या होती है, यानी कि +1 बोल दो या फिर आप क्या बोल दोगे, उसमें एक जोड़ने वाली जो संख्या वो उसकी उत्तरवर्ती, परवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अब देखिए अगली संख्या क्या है हमारी? अगली संख्या है पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या की ठीक पिछली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब देखो किसी भी प्राकृतिक संख्या में से अगर हम 1 घटा लें तो क्या हो जाएगी? उसकी पिछली संख्या मिल जाएगी और उससे उसकी पूर्ववर्ती। जैसे 70 की पूर्ववर्ती क्या आएगी? तो 70 की पूर्ववर्ती क्या होगी? उससे 1 घटाओगे तो 69 होगी ना, सॉरी ये 71 है तो उसकी पूर्ववर्ती 70 आएगी। जैसे 86 है तो 86 की पूर्ववर्ती संख्या क्या मिलने वाली है आपको? 86 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 86 के पहले 85, तो इसकी पूर्ववर्ती 85 आएगी। आपसे 100 की पूर्ववर्ती संख्या पूछने तो क्या आएगी? उसकी तो पूर्ववर्ती 99 आएगा ना। तो यानी कि ये होती हैं आपकी संख्याएं, और इन संख्याओं के बारे में आप लोग एक बार जान चुके हो। अभी अगले लेक्चर में हम इनके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे, एक एक के बारे में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।